नमस्कार। स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल सिमू की फिनटेक पर। आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे शानदार शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जो रेलवे सेक्टर का है, जो पिछले अपने 5 महीने के अंदर लगभग वो शेयर 1.5 गुना हो गया है। सुनने में थोड़ा सा अजूबा लगता होगा, अनकहा लगता होगा, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ IRFC के बारे में। आपने देखा होगा कि पिछले 1 महीने के अंदर IRFC के अंदर एक बड़ी रैली देखने को मिल रही है। रेलवे सेक्टर का स्टॉक IRFC में ही नहीं बल्कि रेलवे से संबंध रखने वाले हर एक स्टॉक्स में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन सारे कारणों के बारे में, उन सारी चीज़ों के बारे में जो IRFC को ही नहीं बल्कि और भी रेलवे स्टॉक्स को बढ़ने में मदद कर रहा है। जिन सारे न्यूज़ की वजह से रेलवे सेक्टर्स के अंदर जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है, वो सारे कारण मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। कहीं ना कहीं ये सारी बातें आपको IRFC में इन्वेस्टेड रहने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोला हूं कि IRFC एक ऐसा स्टॉक है जो आप लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं, लंबे समय की अवधि के लिए आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं बता दूं कि IRFC ही नहीं, इसके अलावा और भी शेयर जो रेलवे सेक्टर से संबंध रखते हैं उसके अंदर किस तरह की बढ़त देखने को मिली है। मैं इस 2022 की मैं बात करता हूं तो आप मैं बताऊं कि जो तीतागढ़ वैगन्स हैं इसके अंदर लगभग 87% का बढ़त देखने को मिला है। इसके अलावा रेलवे सेक्टर का एक और स्टॉक RVNL के अंदर 56%, इसके अलावा राइट्स के अंदर 43%, इरकॉन इंटरनेशनल के अंदर 25%, कॉनकॉर में 40% और IRFC में पिछले 5 महीनों में ये करीब 150% बढ़ चुका है। ठीक है, IRCTC में भी पिछले कुछ हफ्तों में तेज़ी आती दिखी है। रेलटेल कॉरपोरेशन का शेयर भी पिछले 8 महीनों में लगभग 75% बढ़ चुका है। ऐसे में कुछ सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल तो यह है कि रेलवे स्टॉक्स में तेज़ी की वजह क्या है। दूसरी सवाल यह कि जो इंतज़ार कर रहे हैं क्या अब उन्हें रेलवे स्टॉक्स की बुलेट ट्रेन में सवार हो जाना चाहिए। सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा वीडियो कहीं ना कहीं आपके जो ट्रेडिंग, आपकी जो इन्वेस्टिंग का जो स्टाइल है, जो इन्वेस्टिंग का जरिया है, वो बदल सकता है। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से कि रेलवे स्टॉक्स में हाल के दिनों में दिखी तेज़ी का क्या वजह है। रेलवे की बात करते हैं तो मोटे तौर पे 2 चीज़ें नज़र आती है। पहला कि एक तो यात्रियों से जुड़ी इसकी सेवाएं और दूसरी माल ढुलाई। जहां तक यात्रियों से सीधे तौर पर जुड़ी बात है तो सरकार ने हाल में बड़े कदम उठाए हैं और कई घोषणाएं की हैं। इनका आने वाले समय में बड़ा असर दिखने वाला है। अब मैं कुछ कारण बता देता हूँ, कुछ ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की चीज़ें बताता हूँ जो IRFC को एक बूस्टअप देने की तैयारी में है। देश में इस वक्त 40 नए स्टेशन डेवलप करने का काम हो रहा है। 3 बड़े स्टेशन के डेवलपमेंट में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का सरकार ऐलान कर चुकी है। ये जो 3 स्टेशन है ना, ये है नई दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई। इन्हें पब्लिक प्राइवेट मॉडल पर डेवलप किया जाना है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर 10,000 करोड़ रुपया की लागत सरकार लगाने वाली है। दूसरा सबसे बड़ा न्यूज, रेल यात्रा में सुरक्षा का मामला काफ़ी अहम रहता है। सरकार ने घोषणा की है कि रेलवे सेफ्टी, सिग्नलिंग और ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह को बेहतर करने के लिए 34,000 करोड़ रुपया खर्च करने वाली है भारत सरकार। रेलवे सेक्टर के अंदर एक बड़े बूस्ट का कारण ये भी है कि भारत में वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है। इसके अलावा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। और जो भारत की सबसे बड़ी एक जो कह सकते हैं ना कि बड़ी विजन है कि रेलवे सेक्टर को या रेलवे को इलेक्ट्रीफाई कराना है, इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है रेलवे के अंदर, जिसकी वजह से भी रेलवे सेक्टर में एक बड़ी संभावनाएं दिखती है। रेलवे नई बोगियों और वैगन के ऑर्डर भी दे रहा है। जो योजनाएं बनाई जा रही है उनके मुताबिक साल 2027 तक, याद रखेंगे कि साल 2027 तक करीब 1.5 लाख वैगन, एक छोटी सी ये अमाउंट नहीं है, एक छोटा सा क्वांटिटी नहीं है, एक वैगन 1.5 लाख वैगन की ज़रूरत पड़ने वाली है। और इसके जो ऑर्डर्स हैं ना, वो अभी फ़िलहाल में तीतागढ़ वैगन्स और टैक्स मेको को दिया गया है।
ठीक है, यानी कि जो आपने अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि तीतागढ़ वैगन्स और टेक्समेको में जो बड़ी उछाल देखने को मिल रही है, इस तरह के न्यूज हैं कहीं ना कहीं इसे बूस्ट दे रहा है। पैसेंजर साइड पर भी ऐसे काम हो रहे हैं और होने वाले हैं। इनका बड़ा हिस्सा रेलवे से जुड़ी कंपनियों को ही मिला है और मिलने वाला है। इससे इनकी ऑर्डर बुक बढ़ रही है। अब चलते हैं माल ढुलाई की ओर, जो रेलवे की कमाई में कहीं ज़्यादा बड़ा जरिया है। इस मोर्चे पर जो तैयारियां हैं उनसे रेलवे से जुड़ी कंपनियों का बड़ा काम मिलने जा रहा है और यह कोई 1-2 साल की बात नहीं है। लंबे समय के लिए रेलवे कंपनियों को ऑर्डर बुक बढ़ती रहने वाली है। कैसे, आइए देखते हैं। रेलवे ने माल ढुलाई के बारे में बड़ी योजना बनाई है। सन 1950 से 1951 में देश में माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी 85% तक थी, लेकिन रोड सेक्टर का हिस्सा बढ़ने के चलते रेलवे की हिस्सेदारी घटकर अब सिर्फ और सिर्फ 27% पर आ चुकी है। अब रेलवे साल 2030 तक कुल माल ढुलाई में अपनी हिस्सेदारी को 50% तक ले जाना चाहता है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। इस साल मई में रेलवे बोर्ड के 10 अफसरों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, मिशन 3000 मिलियन टन के नाम पर। इस रिपोर्ट में फाइनेंशियल ईयर 2027 तक यह लक्ष्य हासिल करने की बात की गई है। वित्त वर्ष 2022 में रेलवे ने 1418 मिलियन टन माल ढोया था, लेकिन अभी भी जो 1582 टन के जो टारगेट्स अभी बचे हुए हैं उनको भी 2027 तक अचीव कर लिया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि टारगेट हासिल करने के लिए नेटवर्क और रोलिंग स्टॉक बढ़ाना होगा। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2027 तक अधिकतर कमोडिटी के लिए माल भाड़ा 30% तक घटाना होगा। इन कदमों से 45 से 50% तक मार्केट शेयर हासिल करने में मदद मिलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी फरवरी में राज्यसभा को एक लिखित जवाब में बताया था कि रेलवे ने माल ढुलाई में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 45% करने की योजना बनाई है। रेलवे जितना माल ढोता है उसमें 74% हिस्सा कोयला, आयरन और स्टील, सीमेंट और अनाज का होता है, लेकिन भारत की लॉजिस्टिक इंडस्ट्री 10,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैंडल करती है। इस तरह करीब 5,000 मिलियन टन माल ढोती है। नॉन कोर गुड्स को भारत के लिए लॉजिस्टिक मार्केट में 40% हिस्सा है, यानी 2150 मिलियन टन की आवाजाही होती है, लेकिन इसमें मुश्किल से 5.5% ही रेलवे की हिस्सेदारी है। यानी कि जो हमारे कई टारगेट्स हैं उन सारे टारगेट्स को हमें अचीव करना है। जब ये टारगेट अचीव करने के लिए रेलवे सेक्टर आगे निकलेगी तो इसके शेयर्स भी उसके साथ अप मूव दिखाएगी। इसे देखते हुए रेलवे की स्पेशल रिपोर्ट में कैपेसिटी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। कहा गया है कि रेलवे 50 नए लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर काम करे। इसके अलावा रोलिंग स्टॉक बढ़ाने की सलाह दी गई है, क्योंकि वित्त वर्ष 2025 से 2027 तक 1.5 लाख से ज़्यादा अतिरिक्त वैगन और 7,000 इलेक्ट्रिक इंजन की जरूरत पड़ने वाली है। पिछले एक दशक में रेलवे को फ्रंट वॉल्यूम सालाना लगभग 4% की दर से बढ़ा है, लेकिन अगर उसे 3,000 मिलियन टन का लक्ष्य हासिल करना है तो वॉल्यूम लगभग 16% सालाना की चक्रवृद्धि दर से बढ़ाना होगा। इसके लिए जिन उपायों की सलाह दी गई है उनमें बहुत पूंजी की जरूरत होगी। अनुमान है कि अगले 5 वर्षों में रेलवे सेक्टर में 8.5 लाख करोड़ का निवेश करने वाला है। यानी कि जी 8.5 लाख करोड़ का जो निवेश है कहीं ना कहीं सारे रेलवे स्टॉक्स को एक बड़ा मूव देगा। और ऐसे भी देख सकते हैं ना कि जब भी बजट आने की जो तिथि होती है वो नज़दीक होती है ना, तो रेलवे सेक्टर हमेशा पंप करता है। रेलवे सेक्टर के अंदर हमेशा उछाल देखने को मिलता है। लेकिन इस बार जो चीज़ें पहले से हो रही है, जो ट्रेंड्स हैं वो तो बन रहे हैं, लेकिन ये सारे न्यूज़ हैं कहीं ना कहीं ये रेलवे स्टॉक्स को बढ़ने में मदद कर रहा है। इस तरह देखें तो स्टेशन और पैसेंजर सर्विसेज से लेकर माल ढुलाई तक के मोर्चे पर बड़ा बदलाव होता दिख रहा है। इससे आने वाले वर्षों में रेलवे का हुलिया बदल जाएगा। इन सारे काम में प्राइवेट कंपनियों को भी शामिल किया जाएगा, लेकिन रेलवे के काम करने वाली कंपनियों के बिना ये सब नहीं होने वाला है। इन कंपनियों का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट का बेहतर उपयोग होगा और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस सुधरेगा। इनके चलते रेलवे स्टॉक्स का समूचा सेगमेंट निवेशक के लिए और आकर्षक बन जाएगा। जहां तक अलग अलग रेलवे स्टॉक से जुड़ी खास वजहों की बात है तो रेल विकास निगम का दमदार ऑर्डर फ्लो का फायदा मिलता दिख रहा है। यही मुख्य बात इरकॉन इंटरनेशनल और IRFC के मामले में भी है। IRFC के काम के
करने का तरीका के बारे में मैं बताऊं तो ये काफ़ी मज़ेदार है। ठीक है, क्या है ना कि रेलवे को IRFC लोन देता है और इस लोन के लिए गारंटर कौन होता है? भारत सरकार। इसके चलते IRFC का कोई भी लोन NPA नहीं है, क्योंकि मैंने NPA के बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाया था कि IRFC के लिए NPA का ना होना कितना इम्पॉर्टेंट है IRFC के लिए। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, थोड़ी सी लंबी वीडियो है लेकिन वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, पिछले साल IRFC सिर्फ 37 कर्मचारियों के साथ काम करते हुए कितना कमाया था? लगभग 6000 करोड़। ठीक है, और इसके अलावा रेलवे के पास काफ़ी ज़मीन भी है, इसमें से काफ़ी हिस्सा कंटेनर कॉरपोरेशन यानी कि कॉनकॉर के पास है। इस ज़मीन को लीज पर देने का विचार किया जा रहा है। इसका असर कॉनकॉर के शेयर पर दिखा है। वहीं रेलवे जिस तरह से माल ढुलाई में हिस्सेदारी बढ़ाने की योजना बना रही है, उससे भी कॉनकॉर को लंबी अवधि में बड़ा फायदा हो सकता है। रेलवे ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जिस तरह से फोकस बढ़ाया है, मैं इस चीज़ों को ना पॉलिटिकल नज़रियों से नहीं देखता हूँ। अगर आपको पता करना है ना कि रेलवे ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए कैसे काम किया है, तो जिस भी लोकेशन में आप इंडिया में रह रहे हैं, आपके आसपास कोई भी रेलवे स्टेशन होगा, कोई भी जंक्शन होगा, कोई भी हॉल्ट होगा, उस पर जाकर आप देखिए कि किस तरह की कामें हुई है। भारत का एक ऐसा कोई भी स्टेशन नहीं छूटा है, कोई भी हॉल्ट नहीं छूटी है जहाँ पर डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रेल विकास निगम और राइट से लेकर IRFC तक हर रेलवे स्टॉक्स पर होने वाला है। साल 2023 के मध्य तक कह सकते हैं कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चालू हो जाएगा। इससे रेलवे की प्रॉफिट और भी बढ़ेगा और इससे क्या है ना कि कंटेनर वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब हम जो इस वीडियो को हम लोग देख रहे हैं कि वीडियो में ये हम लोग की जानने की वो होती है कि आखिर जो रेलवे स्टॉक्स के बारे में ना एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं कि अभी भी क्या सही समय है रेलवे स्टॉक्स के अंदर इंटर करने का। तो मैं बता देना चाहता हूं कि मोतीलाल ओसवाल के इक्विटी स्ट्रेटजिस्ट जो हैं हेमांग जानी, उनको आप जानते भी होंगे, उनका राय है कि लोग अब सरकारी कंपनियों को नए नज़रियों से देख रहे हैं। रेलवे एक बड़ी कैपेक्स स्टोरी है, इनमें से कुछ कंपनियों को ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर में हिस्सेदारी मिल रही है, इन्हें इसका फायदा हो सकता है। द इंफ्राविजन फाउंडेशन के फाउंडर विनायक चटर्जी कहते हैं कि तमाम सेक्टरों की ऑर्डर बुक बढ़ती दिख रही है, खासतौर से रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, नई लाइनें बिछाने और मौजूद कैपेक्स को मजबूत देने पर जोर बढ़ा है। इसका फायदा रेलवे स्टॉक्स को मिल सकता है। वहीं एक और एक्सपर्ट यानी कि UTI AMC के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर वेत्री सुब्रमण्यम का कहना है कि रेलवे स्टॉक्स में अच्छी रैली आई है, लेकिन अब इन शेयर की खरीदारी की कोई तुक नहीं दिख रहा है। सुब्रमण्यम का कहना है कि रेलवे में स्टॉक्स में रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा नहीं रहा है। कुल मिलाकर ये साफ दिख रहा है कि रेलवे में यात्री सेवाओं से लेकर माल ढुलाई तक जो बड़ी योजनाएं बन रही है, उसका फायदा कुछ वर्षों तक रेलवे स्टॉक्स को मिलता रह सकता है। हालांकि ये भी बात है कि हर साल आम बजट से पहले रेलवे स्टॉक्स में हलचल बढ़ती है। निवेशकों को इन दिनों दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कदम बढ़ाना चाहिए। पिछले वीडियो में मैं IRFC के बारे में बोला था, लोगों ने मेरी खिंचाई की कि आप दो तरह की राय रखते हो, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप लंबे समय तक आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हो IRFC में, देन यू आर वेलकम। मैं कोई फिनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी पर्सनल एक सजेशन कह सकते हो, पर्सनल ओपिनियन कह सकते हो कि अगले 10 सालों के लिए आप किसी भी एक शेयर में इन्वेस्टेड रहना चाहते हो तो IRFC इज वन ऑफ द बेस्ट शेयर टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। अच्छा लगा होगा आपको ये वीडियो, आशा करता हूँ इस तरह के और भी वीडियोज़ आपको मिले। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने IRFC इन्वेस्टर दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।